सुध केवली भणदम एस सुरासुर मणुसिंध वंदिदम धोदघायकम मलम प्रणमामि वड्ढमाणम तित्थम धम्मस्सकातारम तित्थम धम्मस्सकातारम। सुबह में अपन ने जिन आगम के सार की बात की थी कि सारी जिनवाणी का सार क्या है। क्या आप लोगों को याद है या आप भूल गए हैं? अपन ने सुबह जो भी चर्चा की पौन घंटे में, उसका सार केवल एक लाइन में आप लोगों में से कोई बताएंगे? बहुत अच्छा कि जीव अलग है और शरीर अलग है, ये पूरी जिनवाणी का सार है। हम ये समझ जाएं कि मैं आत्मा अलग और ये शरीर मेरे से अलग है। शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व नहीं हूं। ऐसा जानने मानने का नाम ही धर्म है। ऐसा स्वीकार करने, इस रूप अनुचरण करने का नाम ही धर्म है। अभी और जिनागम के सार रूप में अपन बात करते हैं। सुबह आपको केवल एक वाक्य में बात की थी, अभी 4 वाक्यों में बात करेंगे। कितने वाक्यों में? केवल 4 वाक्यों में। और 4 वाक्यों में आपको सब चीजें आ जाएंगी। सब चीजें मतलब मन कैसा होना चाहिए, वाणी कैसी होनी चाहिए, कर्म कैसा होना चाहिए, सारी बातें आ जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। क्या समझ में आई बात? कुछ भी नहीं। कोई पूछे हम ये करें कि नहीं करें, कोई पूछे ये खाएं कि नहीं खाएं, कोई कहे कि यहाँ जाएं कि नहीं जाएं, कोई कहे कि कैसे बोलें, कोई कहे कि कैसे करें, कोई कहे कैसे सोचें। तो अब हर एक चीज का जवाब देने के बजाय वो 4 वाक्य आप याद कर लेना, तो उन 4 वाक्यों में आपके हर प्रश्न का जवाब है। आपके हर प्रश्न का जवाब उन 4 वाक्यों में आ जाएगा। जैसे पिताजी सुनाया करते थे ना कि अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर। क्या? पान सड़े घोड़ों अड़े, विद्या विसर जाए, जगरा में बाटी बढ़े। क्या उपाय है? चार समस्या हो रही है। पान सड़ जाता है, घोड़ा अड़ने लग जाता है, पान होता है ना पान खाने के, तो पान सड़ जाता है, घोड़ा अड़ने लग जाता है, बैठने नहीं देता है, गिरा देता है। विद्या विसर जाती, याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। सुबह सुनी जब तो बात अच्छी लगी फिर भूल गए। और जगरे में बाटी जल जाती है। तो चारों का उपाय क्या है कि बाटी नहीं जले ऐसा कोई उपाय बताओ, पान नहीं सड़े ऐसा कोई उपाय बताओ, विद्या को भूल नहीं जाए उसका कोई उपाय बताओ, और घोड़ा नहीं अड़े उसका कोई उपाय बताओ। तो चारों का उपाय एक शब्द में, फेरो। क्या उत्तर है? फेरो। बस हाँ, फेरो, फेरते रहो, पलटते रहो। पान को सड़ने से बचाना तो फेरो, बदलो। आपने देखा होगा बस स्टैंडों वगैरह पे पान वाले होते हैं, तो जब कोई ग्राहक आता है जब तो पान लगा के दे देते हैं, और जब खाली बैठे होते हैं तो वो उसमें पत्ते पड़े रहते हैं परात में पानी में, तो उनको एक पत्ते को इधर से उठाया उधर रख दिया, उधर से उठाया उधर रख दिया, इधर से उठाया उधर पटक दिया, उधर से उठाया इधर पटक दिया, उसको पलटते रहते, फेरते रहते। हाँ, फेरते रहते हैं तो पान सड़ता नहीं है, और फेरेंगे नहीं तो पड़े रहेंगे एक ही जगह तो सड़ जाए। ऐसे ही घोड़े को आप एक जगह बंधा रखो, आराम से उसको खिलाओ पिलाओ, खूब सेवा करो, लेकिन उस पर सवारी नहीं करो, घुमाओ नहीं उसको, तो फिर जब काम पड़ेगा बैठने नहीं देगा, पड़ेगा, गिरा देगा। तो आपके क्या है कि भले आपको कहीं जाना है चाहे नहीं जाना है, आप घोड़े को निकालो, बैठो उसकी पीठ पे और थोड़ा घुमा के ले आओ, काम नहीं हो तो भी। तो जब काम पड़ेगा तो उसको आदत रहेगी, आपको गिराएगा नहीं, पटकेगा नहीं।
घोड़े को फेरना जरूरी है। आजकल तो कार वगैरह को भी ऐसे चलाना जरूरी पड़ता है, मोटरसाइकिल हो कोई भी चीज हो। अब ज्यादा काम आती नहीं, कार खरीद ली, महीना भर तक खड़ी है, फिर कहीं जाना है तो स्टार्ट ही नहीं हुई, बैटरी डाउन हो गई, कहीं जाओ तो हवा ही नहीं है। तो कहते काम हो चाहे नहीं हो, 2-4 दिन में गाड़ी को चलना जरूरी है। नहीं काम हो तो 1-2 किलोमीटर घुमा के ले आओ, स्टार्ट करके खड़ी कर दो वापस, नहीं तो स्टार्ट ही नहीं होगी। समझ गए ना? तो ऐसे घोड़े को आपको क्या करना है, फेरो, घुमाओ उसको। और विद्या को अपन भूल जाते हैं, तो भूले नहीं, उसका क्या उपाय, फेरो, बार बार उसको याद करो कि क्या पढ़ाया था, क्या याद किया हमने, वापस दोहराओ उसको, बार बार फेरो उसको। और बाटी नहीं जले, उसका क्या उपाय, तो फेरो आप बाटी को। आप बाटी सेकते हो, क्या करते हो आप, उसको उठा करके इधर से उठाई इधर रख दी, उधर से पलटी इधर रख दी, वापस उधर रख दी, इधर रख दी, उधर रख दी, तो जलती नहीं, बढ़िया सिक जाती है। और एक ही जगह पड़ी रहे तो एक तरफ से तो जल जाएगी और एक तरफ से कच्ची रह जाएगी, बाटी सिकेगी नहीं सही। तो चारों का उपाय एक है ना। किस किस का, ये तो सुन रखी होगी ना बात, ये तो कोई नई बात नहीं है, तो पहले से सुन रखी होगी, हमारे पिताजी तो बहुत सुनाते थे। नहीं सुनी? अच्छा। पान सड़े घोड़ो अड़े, विद्या विसर जाए, जगरा में बाटी बड़े, कहो गुरुजी उपाय। तो उन्होंने, गुरुजी ने उपाय बताया, फेरो। एक शब्द में चारों का उत्तर है क्या? हाँ, पिताजी सुनाते थे। अब वो पिताजी को गए हुए भी तो 7 साल होने जा रहे हैं, नवंबर में 7 साल हो जाएंगे। तो अब वो बात तो धीरे धीरे अपन जब तक याद नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। फेरा नहीं ना अपन फेर रहे हैं इसीलिए ताकि वो बात याद रहे। अब ये तो बात हुई अपनी उसकी, लेकिन इसी प्रकार अपने को हर प्रश्न का जवाब, कि साहब मैं कैसे बोलूं, पधारिए और साहब, मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे सोचूं, मैं क्या करूं, मैं क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं, कहां जाऊं, कहां नहीं जाऊं, हर प्रश्न का जवाब इन 4 वाक्यों में आ जाएगा। 4 वाक्य भी कोई लंबे नहीं है, 2-2 शब्द के, बड़े बड़े नहीं है। अभी याद हो जाएंगे 1 मिनट में, अभी आप याद कर लो। क्योंकि अब सुनार के यहां बेटे को बिठाया साथ में, अब वो पूछता है, पापा जी ये सोना असली है कि नकली है, खरीदूं कि नहीं खरीदूं, ये बेचने आया है। अब पापा जी बतावे अपने हिसाब से, फिर थोड़ी देर बाद फिर आ जाए, ये और आया है, ये कैसा है, ये लेऊं कि नहीं लेऊं, इसमें कितनी खोट है। दूसरे दिन वापस यही पूछे, तीसरे दिन वापस यही पूछे। पापा जी ने कहा ये कब तक चलेगी, मैं मर जाऊंगा फिर तू कैसे बिजनेस करेगा। तो उन्होंने उसको कसौटी पत्थर दे दिया। एक कसौटी पत्थर होता है उनके पास, सुनार के पास, उस पर ऐसे सोने को ऐसे लकीर खींच के देखते हैं, उसकी चमक से उसका पता पड़ जाता है कि ये कितना असली है, कितना नकली है, कितनी मिलावट है। तो उन्होंने उसको उस पर कसौटी पत्थर पे ऐसा निशान बना करके बता दिया कि देख ऐसे पता करते हैं असली नकली का, कितनी मिलावट है उसका पता ऐसे करते हैं। अब तू समझ ले, अब मेरे से पूछने मत आना कि इसमें कितनी खोट है, ये ले कि नहीं ले, ये क्या भाव लेना है, कितना बट्टा काटना है इसमें, ये आप पूछना मत मेरे को। ये कसौटी पत्थर ले ले हाथ में और जो भी आए उसको इस पर परख के देख लिया, समझ गया। अब हर प्रश्न का उत्तर कहां है, मैं मर जाऊं फिर कौन देगा जवाब। तो कसौटी पत्थर दे दिया सुनार ने अपने बेटे को। तो ऐसे ही हमने भगवान से पूछा, भगवान मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, मैं कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं, कैसे कपड़े पहनूं कैसे नहीं पहनूं, मैं कैसे सोचूं, मेरा मन कैसा हो, मेरी वाणी कैसी हो, मैं कैसे बोलूं, और मेरा कर्म कार्य मेरे कैसे हो। तो हर प्रश्न का उत्तर भगवान ने कहा मैं कहां तक दूंगा तेरे को, मैं तेरे को 4 वाक्य बताता हूं, इनको तू याद कर ले, इनमें तेरे हर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो उनका पहला वाक्य क्या है, आचार में अहिंसा। क्या है?
है ना, छोटा सा 2 शब्द का। आचार में अहिंसा। आचार में अहिंसा मतलब क्या कि कैरी का अचार, पुराना होगा तो हिंसा तो होनी ही है। पुराने अचार में जीव पड़ जाते हैं। आप फफूंदी देखने में आ जाती है सामने, उसमें हंसते चलते जीव ही देखने में आ जाते हैं, और अपन उसको साइड में करके फफूंद को और खा जाए तो ये तो हिंसा का ही काम है ना। लेकिन यहाँ आचार की बात नहीं है। आचार मतलब आचरण। आचार मतलब आचरण, हमारा कर्म, हमारी क्रिया कैसी हो। तो उसका उत्तर दिया उन्होंने अहिंसा। आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपके किसी भी आचरण से हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्या करना है? क्या आप संयम नाम सर्वज्ञ छोटे वाले ये तो सब शास्त्री हैं दोनों तीनों, है ना। मैं तो चाहता था ये लोग करें प्रवचन। देखो, तो आचार में अहिंसा मतलब क्या कि आचरण अहिंसा मूलक होना चाहिए। मतलब अपने को चलना कैसे, हिंसा नहीं हो, जैसे देख के चलो भाई। जिसको खाने से हिंसा होती हो ऐसी चीज मत खाओ भाई। भाई रात्रि में भोजन करने से हिंसा होती है तो रात्रि में भोजन मत करो। अब लोग कहते हैं कि रात्रि में भोजन में तो क्या दिक्कत है, आजकल तो लाइट है, पहले जमाने में तो लाइट नहीं थी, तो इसलिए दिन में भोजन करना सही था। क्योंकि रात में लाइट नहीं थी, अंधेरा, वो छोटा मोटा चिमनी विमनी का करते तो उसमें कीड़े वीड़े आ जाते, और वो इतना उजाला भी नहीं होता। लोगों के कच्चे घर थे तो उसमें तो हिंसा हो जाती थी, इसलिए वो मना कर दी रात के भोजन की। अब तो जमाना बदल गया, विज्ञान का युग है, मर्करी लाइट, बड़ी बड़ी हेलोजन आ गई है, और ऐसी CFL और ऐसी लाइटें आ गई है, एकदम दूधिया प्रकाश रहता है, एकदम कोई कीड़े वीड़े कुछ नहीं आते, हमको दिखता है आंखों से बढ़िया, इसलिए अपने को कोई दिक्कत नहीं अब रात में खाने। ऐसे लोग बात करते हैं, सुनी होगी आप लोगों ने भी ये बात। तो बोलो सही है ये बात? सही है कि ये बात गलत है? आपके ऐसे गलत कहने से बच्चे तो नहीं मानेंगे गलत है। बच्चों को तो आपको बताना पड़ेगा कि कोई गलत कैसे है, जवाब देना पड़ेगा। तो विज्ञान वाले बच्चे हैं, साइंस के आधुनिक युग के 21वीं सदी के बच्चे हैं, तो ये ऐसे थोड़ी मान लेंगे अपन ने कह दी और इन्हें मान ली, ऐसे थोड़ी, इनको बताना पड़ेगा कैसे है। हाँ, अपन ने तो देखी है, जो अपन ने तो अब इनको तो देखो, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ। रात आपके घर में किसी की शादी हो तो आप दुल्हन का बेस खरीदने जाते हो। क्या खरीदने जाते हो? बेस खरीदने जाते हो ना, दुल्हन का लहंगा चुन्नी खरीदने जाते हो, महंगे कपड़े खरीदने जाते हो। तो कब जाते हो? रात में, दिन में? बताओ तो सही, कब जाते खरीदने? क्यों, क्या दिक्कत है? आजकल तो लाइट है, तो लाइट में रात को जाओ खरीदने, बेस खरीदने के लिए रात को जाओ। लेकिन कोई भी आदमी पूरे भारत में रात में बेस खरीदने नहीं जाता। दुल्हन का बेस खरीदने जाएंगे तो हमारे साथ कब जाएंगे? दिन में जाएंगे। और दिन में भी आपको अच्छे से दिखे उसके लिए शोरूम वाले ने बढ़िया से बढ़िया लाइटें लगा रखी है अंदर, और आपके जाते ही चालू कर देता है। लेकिन आप जब बेस खरीदते हो तो उससे क्या कहते हो? लाइट बंद कर दे। क्यों? लाइट में बढ़िया दिखेगा ना, बंद क्यों करवा रहे? उससे कहते हैं लाइट बंद कर दे, तो वो लाइट कुछ तो बंद कर देता है, कुछ चालू रखता है, वो भी होशियार है, पूरा बंद नहीं करता। तो आप भी और ज्यादा होशियार हो उससे भी। आप उसका बेस लेकर के उसकी दुकान के बाहर, उसका बेस लेकर के बाहर दुकान के, जहां रोशनी सूरज की आ रही है, उधर लेकर के ऐसे देखते हो, और फिर देख करके डिसीजन लेते हो ये बेस सही है कि नहीं। बोलो कैसे खरीदते हो? ऐसे ही खरीदते हो जैसे मैं बता रहा हूं, या और कैसे खरीदते हो?
वो लड़की भी जॉब करती है जिसकी शादी है, लड़का भी जॉब करता है, उसके माँ बाप भी जॉब करते हैं, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, सुबह 8 से रात 10 बजे तक ड्यूटी देते हैं, उनको फुर्सत नहीं है, तो भी बेच खरीदना हो उस दिन छुट्टी लेके दिन में खरीदने जाते हैं, रात में नहीं जाते। दिन में खरीदने जाते, रात में नहीं जाते। और लाइट में नहीं देखते, उसको सूरज की रोशनी में देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्या दिक्कत? कि पंडित जी आपको क्या पता, आपको थोड़ी पता है, वो तो हम बेस खरीदते, जो हमको पता है वो लाइट में सही पता ही नहीं पड़ता, वो सही तो वहां सूरज की रोशनी में ही पड़ता है। अरे लाइट की रोशनी में तो रंग का ही पता नहीं पड़ता ठीक से, वो रंग ही सही पता वहां उजाले में। मैचिंग करते हो आप, मैचिंग तो मैचिंग कब करते हो? लाइट में मैचिंग होती है क्या? रंग का पता ही नहीं पड़ता उसमें। तो हमारे नेवी ब्लू पैंट और ब्लैक पैंट में पता ही नहीं पड़ता लाइट में, नेवी ब्लू है ब्लैक है, वो तो वहां सूरज की रोशनी में पता पड़ता है। तो जब आप एक 10,000 रुपए का बेस खरीदते हो जिसका पता है एक दिन पहनेगी दुल्हन, दूसरे दिन पहनने वाली नहीं उसको, आप 10,000 का लाओ, 50,000 का लाओ, कितने का भी लाओ, कितने दिन पहनेगी? एक ही दिन पहनेगी, खुद की शादी में बस, उसके बाद पहनने वाली नहीं हो। बोले इतना भारी थोड़ी पहनेंगे, और किसी की शादी और खुद की शादी में हल्का थोड़ी पहनेंगे। तो खुद की शादी के लिए भारी खरीदेगी और दूसरे के लिए भारी पहनना नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन मानता कोई नहीं है। समझ गए ना? अब वो 10,000 का बेस अगर थोड़ा एक दिन पहनना है, थोड़ा 19-20 खरीदने में आ जाए क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन हम रिस्क नहीं लेते, हम दिन में ही जाते हैं, सूरज की रोशनी में देख के निर्णय करते हैं। तो बंधुओं में आपसे कहता हूं कि हम रात्रि भोजन का त्याग क्यों नहीं करते? या हमारे अनंत तीर्थंकर कह रहे हैं रात्रि में आपको जीवों को की हिंसा होती है, वो दिखते नहीं है, आप सूरज की रोशनी में देखकर भोजन करो। लेकिन हम मानते हैं, कपड़े तो सूरज की रोशनी में देख के खरीदते हैं और भोजन ये लाइट के भरोसे छोड़ देते हैं। समझ गए ना? अभी रात्रि भोजन त्याग वाला तो अपना विषय मैंने नहीं लिया है, इसलिए अब उस बात को मैं लंबा नहीं करता, ये तो केवल बीच में याद आ गया तो आपको बता दिया। लेकिन अभी तो मेरे को कितने वाक्य बताने? आपको 4 वाक्य बताने, जिसमें आपके हर प्रश्न का उत्तर है, पूरी जिनवाणी का सार है। पहला वाक्य क्या है? आचार में अहिंसा। बोलिए सब लोग, इधर बोलो सब लोग, अब सब लोग एक साथ बोलो। तो मतलब क्या हुआ इसका? आचरण का अपने को कैसे करना है? अहिंसा मूलक करना, जिसमें हिंसा हो ऐसा कोई आचरण नहीं करना, ऐसा खान पान नहीं करना जिसमें हिंसा हो, ऐसा ऐसे चलना नहीं कि जिसमें हिंसा हो, ऐसे सोना नहीं कि जिसमें हिंसा हो, जिसमें हिंसा नहीं हो ऐसे काम करना। और हिंसा से पूरी तरह नहीं बच सके, मुनिराज तो पूरी तरह बचते हैं, हम गृहस्थ हैं, पूरी तरह नहीं बच सके तो जितना बच सके उतना तो बच। भाई पूरी तरह हिंसा से नहीं बच सके तो जितना संभव हो उतना तो हिंसा से बचे। आवाज तो आ रही सबको? पीछे पीछे आ रही आवाज? कम आ रही पीछे। और दूसरा वाक्य है विचार में अनेकांत। क्या है दूसरा? विचार में अनेकांत। ये बात सुनी हुई तो नहीं है 4 वाक्य आपको पहले भाई साहब ने सुनाया हो, किसी ने शुद्धात्म ने, किसी ने सुनाया है, तो नई बात आपको जो पहले सुना दी वो नहीं सुनाया। तो विचार में अनेकांत मतलब क्या? विचार सोचना कैसे है, विचार कैसे करना, कोई भी बात का, कोई भी बात का विचार कैसे करना? तो कह रहे अनेकांत स्वरूप विचार करना। वस्तु कैसी है?
अनेकांतमयी। अनेकांत मतलब समझते हैं ना, अनेक मतलब एक नहीं, दो या दो से अधिक, और अंत मतलब धर्म, अंत मतलब गुण, अंत मतलब विशेषता, अंत मतलब खासियत। अनेकांत मतलब हर वस्तु में अनेक खासियत होती है। अब अपन सोचने बैठते हैं तो उसकी हर खासियत के बारे में सोचना चाहिए। हम एक ही बात के बारे में, एक ही चीज के बारे में सोच कर रह जाते हैं तो हम वस्तु का सही बात विचार नहीं कर पाते। सही विचार कब होएगा? जब उसकी हर विशेषता के बारे में सोचो। कैसे सोचना? बोलो, पहला कौन सा? आचार में अहिंसा। दूसरा कौन सा? विचार में अनेकांत। अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आया, मैं अभी समझाता हूं उदाहरण से। जैसे मान लीजिए नींबू है, तो मैं आपसे पूछता हूं नींबू कैसा होता है? बोलो। खट्टा होता है, ठीक है, नींबू खट्टा होता है। अब दूसरे ने आपसे कह दी कि नींबू तो पीला होता है। अब आप कह रहे हो नहीं खट्टा होता है, और वो कह रहा है कि नहीं पीला होता है, तो झगड़ा हो जाएगा। जबकि बात आपकी भी गलत नहीं है और बात उसकी भी गलत नहीं। वो उसके रस की अपेक्षा बात, आप रस की अपेक्षा बात कर रहे हो कि खट्टा होता है, और वो उसके रंग की अपेक्षा बात कर रहा है पीला होता है। और तीसरा आया, उसने कहा नहीं नींबू तो गोल होता है। अब क्या करना आपको? कैसे दिमाग में सोचना कैसे? तो आपको केवल एक ही पक्ष सोचोगे तो नींबू का सही स्वरूप आपके ख्याल में नहीं आएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या करना? उसका हर पक्ष का विचार करना कि भैया रंग की अपेक्षा पीला होता है, रस की अपेक्षा खट्टा होता है, आकार की अपेक्षा गोल होता है, और भी कोई कहे साहब वो तो छोटा होता है, कोई कहे साहब नींबू तो हरा होता है। हरा भी तो नींबू होता है, बाहर से हरे रंग के भी मिलते हैं, क्या करें? कोई बिजौरा नींबू के बारे में बात करेगा, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा नींबू आता है, नहीं बिजौरा नींबू आता है, ऐसे फल की तरह काट के खाते हैं इसको, नहीं देगा? नारंगी जैसा आता है, बड़ा सा, बड़ा सा, एक ही 1 किलो का, आधा किलो का आता है, मीठा होता है, ऐसे कटिंग करके खा लो उसको, मौसमी की तरह। तो नाना प्रकार की वस्तुएं हैं जगत में, एक ही वस्तु भी नाना खासियतों को लिए हुए है। अब आपको विचार करना है तो उसकी हर खासियत के बारे में विचार करना है। एक ही के बारे में करोगे तो वस्तु का सही स्वरूप समझ में नहीं आएगा। इसलिए विचार कैसे हो? तो उन्होंने कहा अनेकांत। समझ में आया? विचार कैसे? दोनों वाक्य बोले अपन। पहला कौन सा? दूसरा? समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं? और एक उदाहरण नींबू का तो आ गया समझ में। अभी पहले 4 वाक्य पूरे कर लेते हैं, फिर अगर टाइम बचेगा और आप कहोगे तो और उदाहरण दो, ठीक है? तीसरा, वाणी में स्यादवाद। क्या है तीसरा? वाणी में स्यादवाद। क्या वाणी मतलब हमारे वचन, हम बोले कैसे? भाई वस्तु में तो अनेक खासियत है, अब सबको एक साथ तो बोल नहीं सकते। भाई एक बार बोलेंगे तो एक ही बात तो बोलेंगे, या तो एक समय में खट्टा बोला आएगा, एक साथ तो खट्टा और गोल नहीं बोल सकते ना, क्रम से ही बोलना पड़ेगा। खट्टा होता है, गोल होता है, पीला होता है, क्रम तो पड़ेगा ही पड़ेगा, एक साथ तो नहीं बोल सकते। तो फिर हमको क्या करना है कि उस समय स्याद लगाकर बोलना है। स्यादवाद मतलब स्याद और वाद। स्याद मतलब किसी अपेक्षा से, और वाद मतलब कहना। क्या समझ में आई बात? देखो ये जैन दर्शन के बहुत बड़े सिद्धांत है जो आपको चुटकियों में समझ में आ जाएंगे। अभी एक अनेकांत और स्यादवाद को समझने और समझाने के लिए बड़े बड़े विद्वान कई दिनों तक परिश्रम करते हैं, और हम समझने की कोशिश करते तब भी नहीं समझ पाते हैं। ऐसे महासिद्धांत हैं, लेकिन जिनको समझने पर जीवन सुखमय हो जाता है।
सारा तनाव खत्म हो जाता है, वस्तु के स्वरूप की जो भ्रांति है वो खत्म हो जाती है, सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसे सिद्धांत है और बहुत आसानी से हम समझ रहे हैं। वाणी में जैसे स्यादवाद, मतलब अपेक्षा से कहो आप, स्याद मतलब किसी अपेक्षा से। भैया अभी हम जो कह रहे हैं पीला, तो हम उसके रंग की अपेक्षा से कह रहे हैं, अब झगड़ने की जरूरत नहीं। जब हम रंग की बात करेंगे तब करेंगे, अभी हम रस की बात कर रहे हैं इसलिए कह रहे खट्टा। जब हम रंग की बात करेंगे तो कहेंगे कि पीला होता है, हरा भी होता है। जब हम उसके आकार की बात करेंगे तो गोल होता है, और कोई चौकोर नींबू आ जाएगा है, चौकोर नींबू आए तो देखा ही नहीं। तरबूज देखा चौकोर? तरबूज नहीं देखा है। तरबूज आते हैं चौकोर, क्योंकि गोल तरबूज होता है ना, तो फ्रिज में रखते हो तो बहुत सारी जगह घेर लेता है, इधर उधर की जगह बेकार जाती है, सामान कम आता है। तो चौकोर तरबूज आते हैं जिससे आपके फ्रिज की जगह ज्यादा खराब नहीं हो और आराम से उसको रख दो आप, है देखा ही नहीं। तरबूज की बेल में जब तरबूज छोटे छोटे आते हैं ना, तो क्या करते हैं किसान लोग, चौकोर चौकोर कांच के बर्तन आते हैं, वो वहां रख देते हैं खेत में, और उसमें वो छोटे से छोटा सा फल होता है उसका, उसको उसमें धर देते हैं। जब वो बड़ा होता है तो बस उसी के आकार में बड़ा होता है, वो चौकोर होता है, चौकोर तरबूज हो जाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो बढ़ता है, जो जिधर जगह मिलती है उधर बढ़ जाता है वो। देखा नहीं ना, तो अब लाएंगे कभी गुड़ाचंद्र जी में लाएंगे कभी, कहीं से मिलेगा तो। समझ गए ना? तो मतलब कहने का कोई चौकोर ले आएगा कहीं से, तो अपने को क्या दिक्कत है, ले आएगा, हम चौकोर मान लेंगे, क्या दिक्कत है भाई? उसमें क्या दिक्कत क्या है? अपने को कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान खोज कर रहा है, कृषि वैज्ञानिक लगे हुए हैं, नए नए ढंग से प्रयास करते रहते हैं। वहाँ उदयपुर में तो इसकी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है पूरी, वहाँ पे पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा पशु विज्ञान महाविद्यालय है, जहाँ से सब जो ये डॉक्टरी पढ़ते हैं ना पशुओं वाली, वो सबसे बड़ा वहाँ का है। तो वहाँ तो नई नई रिसर्च होती रहती है। आपके पक्के घर में हरी घास जरा सी जगह में उग जाती है, और आप सारे जानवरों को हरी घास खिलाओ थोड़ी सी जगह में। ऐसी मशीन बनाई है उन्होंने, उसमें 3-4 परत है ऐसे लोहे की, उसमें थोड़ी सी मिट्टी बिछी हुई है, और उसमें सब जगह घास उगती है 3-4 परत में। ये लोग खिलाओ हरी घास अपने पक्के घर में ही रख के आराम से। तो ऐसे हर चीज, हमें क्या दिक्कत है? हम तो भाई, हमको जिस अपेक्षा से बात कर रहे हैं उस अपेक्षा से मान लो, जब हम दूसरी अपेक्षा ख्याल में आएगी उस अपेक्षा से बात कह देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो वाणी में क्या करना, सर्वथा नहीं कहना। क्या नहीं करना? तो नहीं बस मैंने कह दी ना ऐसे ही है, बस ऐसे ही है, तो झगड़ा हो गया। और वस्तु भी ऐसे ही नहीं है, वस्तु का दूसरा पक्ष भी है। अब कहने में एक समय में एक ही बात आती है, दोनों एक साथ, बच्चे दो घर में होते हैं और अपन एक के बारे में कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है, दूसरा रूठ से जाता है, अच्छा मैं बेकार हूं, मैं खराब हूं, यही अच्छा है। तब हम कहते हैं भाई अभी इसकी बात चल रही है, जब तेरी बात चलेगी, जब तेरी बात करेगी। हमने कब कहा तुम बेकार, जब तेरी बात आएगी कहेंगे ये भी अच्छा है। समझ में आ रही बात? तो अपने को क्या कहना, वाणी कैसे बोलना, निरपेक्ष, सर्वथा, या कथनचित स्यात लगाकर किसी अपेक्षा से। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कहानी सुनाऊं क्या? नहीं समझ? कहानी ज्यादा जल्दी समझ। अभी एक बार 4 वाक्य पूरे कर दूं एक बार, बोलो सब लोग। पहला, आचार में अहिंसा, दूसरा, विचार में अनेका, तीसरा। वाणी विचार। हाँ, अब मैं बुलवाता हूँ वापस।
आचार में, अहिंसा, विचार में, अनेका, वाणी में। शाश्वत। ठीक है, अब केवल महिला और बच्चियां बोलेंगी, आप लोगों को चुप रहना है। फिर आप लोगों से बुलवाएंगे, देखते आवाज किसकी तेज आती है। ठीक है, आचार में, अहिंसा, विचार में, अनेका, वाणी में। शाश्वत। इधर आचार में, विचार में, वाणी में। अब चौथा है, अब सबकी बराबरी है, कोई हारा जीता नहीं है, है? हाँ बराबर है। क्या अब चौथा है जीवन में अपरिग्रह। जीवन कैसा हो हमारा, ओवरऑल जीवन कैसा हो? तो जीवन में अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब आप लोगों ने बसों में लिखा हुआ देखा होगा, कम सामान सफर आसान। आपके पास एक ही बैग है तो कितनी भी भीड़ हो बस में, उठाया और चढ़े, और दो हुए तो दिक्कत आएगी ना। लेकिन फिर भी दो लेके, दो हाथ है ना, पकड़ के चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर तीन हुए तो बताओ, एक कंधे पे टांग लेंगे, दो हाथ में लेके चढ़ जाएंगे। और चार हुए तो दोनों कंधों पे टांग लेंगे, दो हाथ में लेके चढ़ जाएंगे। और पांच हुए तो है? नहीं, लेकिन वो बस में तो, ट्रेन में तो चढ़ाने के लिए उठाना पड़ेगा उसको। और ज्यादा हुआ तो फिर तो कुली के भरोसे उसको देखना पड़ेगा, कहाँ कुली है जगह, कोई उठवाने वाला मिल जाए, कोई ध्यान रख ले मैं धरूं जब तक। कहीं ऐसा नहीं हो मैं एक धरने जाऊं जब तक नीचे से दूसरा कोई उठा के भाग जाए। कहीं मैं अंदर रख के एक आऊं, दूसरा लेने जब तक अंदर कोई छुपा दे। ऐसे ही होगा ना, समस्या खड़ी हो जाएगी दिमाग में, टेंशन हो जाएगी। तो टेंशन लेस जीना है, आराम से जीना है। तो कैसा हो जीवन, अपरिग्रह। कैसा, समझ में आ रही बात? जीवन कैसा होना चाहिए, अपरिग्रह। अब वही बात, मुनिराज तो पूरी तरह परिग्रही होते हैं, लेकिन हम गृहस्थ पूरी तरह परिग्रही नहीं हो सकते हैं। तो जितना कम परिग्रह में काम चल जाए उतना ही ठीक है। ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा समस्या होगी, जितने कम होगा सामान उतना ही जीवन आसान होगा। इसलिए ये चार मंत्र हैं। ये क्या है, चार? कौन कौन से? आचार में, विचार में, वाणी में और जीवन में। समझ में आए कि नहीं? आचार में अहिंसा का मतलब क्या है कि जो भी हम आचरण करें, जो भी काम करें, जो भी खाएं पिए, चले जाएं आए, तो हर काम में अपने को किस बात का विचार करना। और हम विचार किसका करते हैं? पैसे का। ये खाऊंगा तो इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, ये खाऊंगा तो काम में काम चल जाएगा। मैं अगर ऐसे जाऊंगा तो इतने पैसे में काम चल जाएगा, ऐसे जाऊंगा ज्यादा खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचते कि हिंसा किसमें ज्यादा होगी। नहीं समझ में आ रही बात? वो कह रहा है कि मैं चमड़े का बेल्ट खरीदूंगा ना, 5 साल कुछ नहीं बिगड़ेगा, और मैं रेक्सीन का लाऊंगा ना तो साल भर में ही बदलना पड़ेगा, तो मैं तो चमड़े का लाऊं क्योंकि वो कई साल चल जाएगा। लेकिन भाई वो चमड़े का लाएगा और वो जो रेक्सीन का लाएगा, उसमें तुमने ये तो हिसाब लगा लिया कि वो रेक्सीन का लाने में मेरे को 2-3 खरीदने पड़ जाएंगे, पैसे ज्यादा लग जाएंगे। लेकिन तूने ये दिमाग नहीं लगाया कि मैं अगर चमड़े का लाऊंगा तो मेरे को हिंसा होगी, पाप लगेगा, और बिना चमड़े के से काम चला लूंगा तो मेरे को हिंसा नहीं होगी, मैं हिंसा से बच जाऊंगा। हमारा निर्णय किसके आधार से हो रहा है? पैसे के आधार से। किसके आधार से? हिंसा अहिंसा के आधार से नहीं हो। उससे कह रहे कि तू ऐसे कर, जौनार में भाई जीवन करना है ना, भोजन बनाना लोगों का, 500 आदमी को भोजन कराना है, तो हम कह रहे हैं कि तू ऐसे कर,
छोले की सब्जी और पूरी बना दे। तो बोले नहीं, मैं तो आलू की सब्जी और पूरी बनाऊंगा। तो बोले छोले की, अरे छोला तो महंगा पड़ेगा, वो आलू तो सस्ता है, वहां में कही है जरा सा आलू पानी पटक दो, झोल तैयार करनो का ही है। मतलब उसको क्या दिमाग में है, हर चीज का निर्णय किससे, उसको पैसे से, सस्ता पड़े वो काम करना। लेकिन ये नहीं सोच रहा कि वो आलू में हिंसा कितनी हो जाएगी, और मैं आलू की बजाय अगर दूसरी सब्जी बनाऊंगा, पैसे भले ही 2 पैसे ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन उसमें हिंसा ज्यादा नहीं होगी, ये नहीं सोचना है। तो अपने को अब किसके आधार से सोचना है, पैसे के आधार से सोचना है या हिंसा के आधार से निर्णय करना, अपना आचरण कैसा हो। समझ में आ रही बात? आचरण कैसा हो, हम या तो पैसे के हिसाब से आचरण के बारे में विचार करते हैं, या किसके हिसाब से करते हैं, सुविधा के हिसाब से। तो सुविधा किस में रहेगी, जबकि हमको हर बात में क्या सोचना है, अहिंसा। जब पानी में छानूंगा हर अंतर मुहूर्त में तो टाइम लगेगा, बर्बर में कौन करे, एक बार सुबह छान दिया, पीता रहूंगा दिन भर। तो ये क्या है, तो साहब सुविधा की बात है, बर्बर में कौन करे। बताओ घर से पानी की बोतल ले जाओ, बाहर में इधर उधर मत पियो, प्याऊ पे हाथ लगा के चाय जैसा बिना छना। अब कौन लेके जाए, इसको ध्यान कौन रखेगा बोतल का, अपन तो जहां जैसा मिलेगा वैसा पी लेंगे। तो ये क्या निर्णय किया हमने, सुविधा के आधार से। लेकिन हमने अहिंसा के आधार से निर्णय नहीं किया कि भाई मैं अगर पानी छान के शुद्ध घर से ले जाऊंगा बोतल और उसमें से पी लूंगा, और वहां जो है फालतू इधर उधर पीऊंगा तो हिंसा हो जाएगी, वो विचार नहीं करना। तो अपने को विचार किससे करना है, अपने आचरण का। आचरण के बारे में निर्णय किससे करना है, पैसे के आधार से, सुविधा के आधार से, लोग क्या कहेंगे इस आधार से, या अहिंसा के आधार से। समझ में आ रही बात? कठिन है कि बात? सुबह बात बोली थी, वो बोले हम कहाँ उपयोग, याद है ना, हम कहाँ जहां हमारा उपयोग। अब फिर से बोले, हम कहाँ, हम कैसे, हाँ हम कैसे, जैसे हमारे भाव। ये 2 बात तो सुबह बुलाए थे, याद कराए थे। हम कहाँ, हम कैसे, समझ में आ गई बात? खुलासा सुबह किया था, जो सुबह नहीं थे तो वो सुबह जो थे उनसे पूछना कि इसका खुलासा क्या बताया, ठीक है। और फिर आपको अगर कोई नहीं बताए तो मेरे को पूछना फिर मैं बताऊंगा कल सुबह, ठीक है। तो आचार में अहिंसा समझ में आ गई, और विचार में अनेकांत समझ में आया। विचार में अनेकांत, देखो छोटा सा दृष्टांत सुना। 6 सूरदास जी थे। कौन थे? 6 सूरदास जी। सूरदास जी तो जानते हो ना, अपने आते थे ना पहले यहाँ सूरदास जी, हारमोनियम बजाने के, ढोलक बजाने के लिए। सूरदास जी मतलब जिनको जन्म से दिखता ही नहीं, अंधे, जन्मांध, उनको सूरदास बोलते हैं। तो 6 सूरदास जी थे, 6 जन्मांध व्यक्ति थे एक गांव में। और अब बाकी आंखों वाले तो दौड़ते कामों में, अब वो बेचारे बैठे रहते घर गाँव में, बातचीत करते, भजन गाते, भगवान की भक्ति करते, अपने सुख दुख की बातें करते, टाइम पास करते। छाओं में बढ़िया दोस्ती थी, बढ़िया प्रेम था, छाओ आराम से रहते थे। छाओ सूरदास जी का बढ़िया टाइम पास हो रहा है। एक दिन उनके गांव में हाथी आया। क्या आया? एक दिन उनके गांव में एक हाथी आया। तो लोगों ने कहा हाथी आया है, पहले कभी आया नहीं, देखा नहीं गांव में इतना बड़ा हाथी। तो सूरदास जी ने कहा चलते, अपन भी चलते हैं हाथी देखने के लिए। तो बोला हाथी कैसे देखेंगे, अपने तो आंख है ही नहीं। तो बोले बहुत कोई बात नहीं, आंख नहीं है तो क्या हुआ, जैसे दूसरी चीजें देखते हैं वैसे ही देखेंगे। दूसरी चीजें कैसे देखते हैं, अंधा व्यक्ति कैसे देखता है, ऐसे छू छू के देखता है, ऐसे छू करके देखता है अंधा व्यक्ति। उनका ऐसे देख लेंगे अपन, हाथी को भी ऐसे देख लेंगे, उसमें क्या, चले तो सही, देखे तो सही। तो 6 सूरदास जी देखने गए हाथी को, देखने गए, 6 हाथी को देख करके लौट रहे थे, तो उनमें झगड़ा हो गया। 6
आज तक तो प्रेम से रहते थे, और आज क्या हुआ, उनमें झगड़ा हो गया, बहुत तेज झगड़ा हो गया, माने नहीं एक दूसरे की। पहला बोलता था हाथी तो खंभे जैसा होता है, दूसरा बोलता है हाथी तो दीवार जैसा होता है, तीसरा बोलता है हाथी तो केले के स्तंभ जैसा होता है, चौथा बोलता है हाथी तो झाड़ू जैसा होता है, पांचवा बोलता है हाथी तो सूप छाजड़े जैसा होता है, और छठा बोलता है हाथी तो भाले जैसा होता है। और छह एक दूसरे की बात मानने तैयार नहीं। पहला बोलता है फेंक, झूठ बोलता है मैं खुद देख के आया, हाथ से छू के देखा, खंबे जैसा होता है। दूसरा बोलता है नहीं तुम सब झूठ बोलते हो, मैंने खुद छू के देखा, वो तो दीवार जैसा था। एक बोलता है नहीं तुम सब झूठ बोलते हो, मैंने देखा वो तो झाड़ू जैसा था। तो एक कोई समझदार आदमी उधर से निकल रहा था, उसने कहा अरे सूरदास जी आप क्यों झगड़ा कर रहे हो, आप तो बहुत प्रेम से रहते हो, आपके तो बहुत प्रेम है, झगड़े कभी करते नहीं देखा, आज क्या बात हो गई जो तुम झगड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि वो जो अपने गांव में हाथी आया है ना, हम वो देखने गए थे और हम सब देख के आए, और मैंने देखा वो खंबे जैसा था, और ये कह रहा है दीवार जैसा, और ये मान ही नहीं रहा, ये कह रहा है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, वो तो झाड़ू जैसा था, ये भाले जैसा बता रहा है, ये केले के स्तंभ जैसा बता रहा है, छाजड़े जैसा बता रहा है। तो समझदार आदमी ने कहा कि देखो सूरदास जी हो, आपकी किसी की भी बात गलत नहीं है, सबकी बात सही है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, तो बोले हाथी तो बहुत बड़ा जानवर है, आपने पूरे हाथी को टच करके नहीं देखा, एक ने केवल उसके पैरों को छुआ, तो जो पैर थे तो पैर तो खंबे जैसे ही होते। हाथी को अगर पैरों की अपेक्षा देखा जाए तो खंबे जैसा होता है, लेकिन अगर हाथी को उसकी पूंछ की अपेक्षा देखा जाए तो झाड़ू जैसा होता है, उसके पेट पीठ की अपेक्षा देखा जाए तो दीवार जैसा होता है, उसकी सूंड की अपेक्षा देखा जाए तो वो केले के स्तंभ जैसा होता है, उसके कान की अपेक्षा देखा जाए तो सूप छाजड़े जैसा होता है, और उसके दांत होते हैं ना दो बाहर, उनकी अपेक्षा देखा जाए तो भाले जैसा होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको झगड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी सबकी बात सही है। ये है अनेकांत, ये है स्याद्वाद कि हाथी अनेक विशेषताओं वाला है, और उसे अपेक्षा से कहते हैं तो झगड़ा मिट जाता है, और निरपेक्ष सर्वथा कथन करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। तो बोलो झगड़ा मिटना कि झगड़ा करना, समझ गए ना बात को। तो जो व्यक्ति जिस अपेक्षा से बात कह रहा है उसकी उस अपेक्षा को समझ लो, बस झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, उससे पूछ लो तुम किस अपेक्षा से बात कर रहे हो। अगर वो अपेक्षा गलत कहे तो उसको समझा दो भाई तुम अपेक्षा गलत कर, तुम जो नींबू को पीला कह रहे हो ना वो रंग की अपेक्षा कह रहे हो, और हम जो कह रहे हैं वो रस की अपेक्षा कह रहे हैं, खट्टा। झगड़ा बंद करो। लेकिन हो क्या रहा है, अनादि से हम झगड़ा कर रहे हैं, हम अपेक्षा नहीं समझ रहे। तो समझ में आई कि नहीं आई बात। आचार में, विचार में, वाणी में और जीवन में। तो इस प्रकार से ये चार वाक्यों में हमारी हर समस्या का, हर प्रश्न का समाधान है कि हमारा आचरण कैसा हो, हमारे विचार कैसे हो, हमारी वाणी कैसी हो, और हमारा जीवन कैसा हो। अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो मन में आ रही थी, ये भी कहते थे कि कौन घंटा अपना हो गया है ना। फिर आप लोगों को अभी आज सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी रखा है ना बच्चों के लिए, तो आप लोग वो कराओ है ना। फिर अभी हाँ पहले जिनवाणी स्थिति संक्षेप में कर लो, फिर वो
निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी मानो वंदनाशक भाग है वंदनाशक भाग है।